इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रोलाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। जय श्री राम एवरीवन। एस्ट्रोलाइफ सूत्रास की पूरी टीम की तरफ से मैं दिव्यांश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक यूट्यूब की काफी फेमस एस्ट्रोलॉजर अनुराधा शारदा जी हैं। मैम का यूट्यूब चैनल है अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से। मैम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, जेमिनी पर काफी अच्छी समझ रखती हैं। तो आज मैम उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेट्स की पोजीशन पर हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। मैं वेलकम करता हूं अनुराधा शारदा जी का और नितिन सर का। तो सर, माइक ओवर टू यू। जय श्री राम अनुराधा जी। नमस्ते नितिन जी और दिव्यांश जी। थैंक यू दिव्यांश। आपने फर्स्ट टाइम कर रहे थे और उसमें बड़ा अच्छा बोला है सबसे पहले तो। और जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब हमने तो बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आप तो उस मुकाबले बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो उसके लिए धन्यवाद। अभी आपने वर्ड यूज़ किया फेमस। देखिए, फेमस तो खैर है ही अनुराधा जी, उनके बारे में ये कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि जो ज्ञानवान भी हो ना, प्रचलित तो बहुत लोग हो जाते हैं, बस नॉलेज भी हो, तो उनको ढूंढ रहा था। और अनुराधा जी के बारे में क्या कहूँ, हमारी तो जर्नी बहुत साथ साथ चलती रही है ना। एकदम एकदम। बिल्कुल। तो कई बार आपने हमारे चैनल पर इन्हें देखा होगा, इनके चैनल पर मुझे देखा होगा। तो जैसे अभी दिव्यांश ने कहा कि भाई 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए, ठीक है, बड़ा छोटा माइलस्टोन जो भी है, कुछ तो अटेन हुआ है और इसको एंजॉय करना चाहिए। और उनके साथ तो ज़रूर, जिनके साथ यात्रा आरंभ की हो, तो मुझे लगा था अनुराधा जी आएंगे एकदम। और वो बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अनुराधा जी। प्लीज़ अब आप बताइए। नमस्ते। सबसे पहले नितिन जी आपको, दिव्यांश आपको और आप लोगों की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक माइलस्टोन क्रॉस किया। हर माइलस्टोन लाइफ का जरूरी है और उसको एंजॉय करना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमको एक ऊर्जा देता है कि हम आगे बढ़ सके। दूसरा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि इस माइलस्टोन पे अपनी खुशी में मुझे भी ऐड करें, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक फेमस या इंटेलिजेंट की बात है, तो ऊपर वाले की देन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग वंस अगेन। सो अनुराधा दी, आज आप किस विषय पे हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाले हैं? आज आपको विषय तो बताया उन्होंने, वर्ग कुंडलियाँ, तो बताइए आज क्या चालू कर रहे हैं हम? देखिए, वर्ग कुंडली को व्यक्ति थोड़ा जटिल समझता है, या वहां जाने के पहले वो सोचता है कि ये करना चाहिए, कैन आई एंटर, वो जोन क्या मेरे लायक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे सूत्र मैं आपको दे रही हूँ, उससे ये मालूम पड़ेगा कि ये वर्ग कुंडली जो है वो भी सिंपल वे में आप पढ़ सकते हैं। हम सब अपने कैरेक्टर के अनुसार चलते हैं, ठीक है, और प्लैनेट्स भी अपने कैरेक्टर के अनुसार ही चलते, वो भी अपने कैरेक्टर के बाहर नहीं चलते। तो वर्ग कुंडली में भी वो अपने कैरेक्टर के अनुसार ही चलेंगे। यदि हम शनि की ही बात करें, तो शनि का कैरेक्टर क्या? वो रिस्पॉन्सिबल है, वो दायित्व लेना जानते हैं और वो दायित्व देना भी जानते हैं। वो कर्मठ हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित ढंग से काम करने में बिलीव करते हैं, और वो डिसिप्लिन्ड है कि आप कहीं इधर उधर चूके तो शनि भी अपने कर्म के फल देने में इधर उधर चूक जाते हैं। तो ये सारी बातें शनि के साथ बहुत एप्लीकेबल है। जब हम काल पुरुष कुंडली देखते हैं, तो काल पुरुष कुंडली के दशम भाव पर किसका अधिकार है या आधिपत्य है? शनि का आधिपत्य है। शनि, जैसे मैंने कहा, कि वो कर्म कारक भी है और 10th हाउस के वो कारक भी है। तो यदि किसी वर्ग कुंडली में भी यदि शनि दशम भाव में आ जाते हैं, तो वो यही चीज आपको उस क्षेत्र, जीवन के उस क्षेत्र के हवाले से आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके D9 में शनि 10th हाउस में है, फिर उसके बाद हम नक्षत्र में डीप में जा सकते हैं, आमशा रूलर्स ले सकते हैं, लेकिन उसको यदि हमको सरल वे में देखना है, यदि हम D9 में देखें कि शनि आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि आप अपना कर्तव्य अपने स्पाउस के प्रति
हस्बैंड या वाइफ, जिसका भी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी, उसके प्रति आपको वो आप कर्तव्यनिष्ठ हो, या जीवन में कुछ दायित्व आपके बढ़ जाए उनके। 10th हाउस आपकी सासू माँ को भी बताता है। तो यदि लेडीज हैं तो उनके नीचे वो काम सीख सकती हैं। यदि कोई लड़का है तो वो हो सकता है कि उनके सासू माँ की उनकी जो एक्स्ट्रा जो करने का है या दायित्व लेने का है, वो वहां वो व्यक्ति जीवन में उठाना पड़ेगा, उसको वो दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यदि आपके D10 में आ जाए तो आप देखिए कि D10 में आप जो कर्म करेंगे, क्योंकि D10 एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो आपके करियर को ही नहीं आपके कर्मों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपना काम करेंगे, सही ढंग से करेंगे, व्यवस्थित ढंग से करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में, करियर में बहुत आगे जाएंगे और अपना देश विदेश में भी नाम कमाएंगे। यही नहीं, यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो D10 में जिनका शनि 10th हाउस में होता है ना, वो वर्कोहॉलिक भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि उनको काम करने में बाध्य करता है। और आप यदि ये शनि खराब होंगे या अफ्लिक्टेड होंगे, तो फिर पीड़ित होने के कारण वो व्यक्ति अपने काम से जी चुराएगा। आपको दोनों तरह की चीजें दिखाई देंगी, या वो व्यक्ति समय अनुसार काम नहीं करेगा, जिसके कारण उसको लाइफ में लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पास एक चार्ट भी है इस संदर्भ में, तो आपको मेरे को एक को होस्ट या मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दिया। तो यदि हम शनि 10th हाउस में, आज जो चीज 3 बातें हम शेयर करेंगे वो है शनि 10th हाउस में, मंगल अष्टम भाव में, और चंद्रमा की जो पोजीशन है डिविजनल चार्ट्स में, उसके बाद। ठीक है। तो सबसे पहले यदि 10th हाउस में शनि रहे तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, डिसिप्लिन दे रहे हैं, वो आपको उस डिविजनल चार्ट के प्रति सजग होकर काम करने की क्षमता भी दे रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। तो ये चार्ट D24 का है। जैसे मैंने बताया कि आप D10 में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने काम के प्रति सजग है। मैंने अक्सर देखा है कि यदि D10 में, इनफैक्ट इट्स अ जनरल रूल दैट आई अप्लाई, यदि D10 में 10th हाउस में शनि है तो वो व्यक्ति, क्योंकि शनि जो है वो आपके मासेस को भी बताता है, जनसंख्या को भी बताता है, तो वो व्यक्ति सिविल सर्वेंट होने के पूरी क्षमता भी रखता है, या बहुत हद तक बड़ों के मासेस के साथ काम करने की क्षमता रखता है। ये देखिए, यहाँ जब D24 लेते हैं, जो कि आपकी पढ़ाई का चार्ट है, ये 21 साल का बच्चा है, ठीक है। इसके पिता से मैंने एक बार पूछा ये बात कि देखिए इसके D24 में तो शनि आपका 10th हाउस में आ रहा है, तो क्या इसके लिए आपको कभी पूछना पड़ा लोगों से कि ये कैसी पढ़ाई, इसको फोर्स करना पड़ा कि भाई पढ़ाई करिए, या किताबों के लिए बोलना पड़ा कि भैया ये किताब लाके रखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं? तो इसके पिता ने बोला कि आप विश्वास नहीं करेंगे, 21 साल का है और इसने अपने ग्रेजुएशन के साथ अपना CA का फर्स्ट ग्रुप भी पास कर लिया। घर में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप, शनि आपको आवाज करने की क्षमता नहीं देता है, वो शनि का काम बहुत धीरे और बहुत शांत वाला काम होता है। शांति से इसने अपनी पढ़ाई करी और इसने अपने वो फर्स्ट ग्रुप को वो क्लियर कर गया, और साथ ही वो पढ़ाई के लिए बहुत ही तटस्थ रहता है। बचपन से कभी उसको बोलना नहीं पड़ा कि भाई तुम किताब उठाओ और पढ़ाई करो। यदि हम अब नक्षत्र में जाते हैं तो शनि इसका अश्लेष नक्षत्र में है, इसको डिफिकल्टीज आएंगी पढ़ाई के समय में, लेकिन जैसे जैसे ये इन डिफिकल्टीज को पार करता जाएगा या उसको अपनाता जाएगा, इसके लाइफ में पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है मैम, यस, आपसे क्वेरी पूछ सकते हैं? हाँ डेफिनेटली। जो आपने चार्ट दिखाया, तो इसमें हम ये लें कि शनि कुंडली के लिए योग कारक है, अकारक है, हमें इसे भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, या केवल हम शनि के नेचुरल ट्रेड्स को लेकर 10 से कनेक्ट कर रहे हैं? मतलब उसका देखिए, हाँ ये आपने जो बोला ये बहुत सही बात बोली, क्योंकि हम D1 कुंडली को तो कभी नकार ही नहीं सकते। विमशोपक बल यदि हम देखते हैं तो D1 को हमेशा सबसे ज्यादा मिलता है, या D60 को, तो वहां पर तो D1 को हम कभी नकार ही नहीं सकते। दिस इज वन फंडामेंटल प्रिंसिपल। D1 में यदि शनि अच्छा होगा तो और वो डिविजनल चार्ट, जिस डिविजनल चार्ट में वो बैठे हैं,
वहां पर वो दोनों जगह अच्छे होंगे तो वो उस क्षेत्र ऑफ लाइफ पे वो अच्छा रिजल्ट देंगे ही, वो देने के लिए बाध्य है। यदि D1 में ही शनि ओके ओके है और D10 यहाँ हम V24 बोल रहे हैं, तो व्यक्ति कम से कम अपने पढ़ाई के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पर वो ओके रिजल्ट्स दे रहे D1 में, और D1 में एकदम खराब है, तो यहाँ पर वो ठीक ठाक रिजल्ट ही देगा। उनकी पोजीशन, हर ग्रह की पोजीशन उस क्षेत्र में यदि D1 में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत भी अच्छी नहीं हो, यदि नॉर्मल भी हो और किसी क्षेत्र में अच्छी हो, तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। बाकी क्षेत्रों का फिर वापस हम उस हिसाब से आकलन करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज, मंगल। मंगल जो है, यदि किसी का षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो हम बोलते हैं कि षष्ठम भाव में मैलेफिक्स जो है वो अच्छे हो। लेकिन मंगल के बारे में ये बोला गया है कि यदि मंगल षष्ठम भाव में हो तो वो स्वहंता योग बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो व्यक्ति स्वयं किसी तरह से अपना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी का प्रतीक, और वो षष्ठम भाव में आपको गुस्सा दिला सकता है। तो किसी के D9 में वो षष्ठम भाव में बैठ गया, अब वो क्या करेंगे? वो ऐसा करेंगे कि वो स्पाउस से वो व्यक्ति निरंतर झगड़ा किया और वहां से वो सेपरेशन हो गया, क्योंकि 6th हाउस आपके सेपरेशन का भी भाव है। तो सेपरेशन का कारण कौन बना? वो मंगल बना, और उसने अपने आप अपने विवाह की हानि करी, यानी अब स्वयं की हानि करी। D10 में यदि मंगल षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो वो आपको हाईली कॉम्पिटिटिव बना देता है कि भैया कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनसे तो आगे मैं बढ़ूं। इस संदर्भ में कभी कभी तू मैं भी हो जाती, ये बात हद से आगे बढ़ जाती है। तो व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि ये लग्न को देख रहा है, मंगल का जो अष्टम दृष्टि है वो लग्न पर जा रही है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो डन करके अपना काम छोड़ देता है, या कुछ ऐसा बोल देता है जिसके कारण उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। तो यहाँ भी उसने किसकी हानि करी? स्वयं की हानि करी। अब यहाँ पर दो बातें और हैं। यदि ये मंगल मेष राशि या वृश्चिक राशि को देख रहा है, जो कि उसका लग्न बनकर आता है, या हम सिंपली कहें कि यदि डिविजनल चार्ट में उस D10 में राशि जो लग्न है वो मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, और मंगल वहां से षष्ठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो अपने लग्न को देखेगा, तो वहां जो हानि मंगल किसी और राशि में या किसी और लग्न के लिए कर सकता है वो नहीं करेगा, क्योंकि यदि मैलेफिक भी अपने घर को देखता है तो वो हानि उस लेवल की नहीं करता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी। दूसरा, ये षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव हम जानते हैं प्रारब्ध का भाव है, तो उसके जो दृढ़ कर्म या हम कहें तो उसमें बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं ला सकते। तो फिर एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या? एस्ट्रोलॉजी यहाँ हमारे लिए क्या उपयोग है कि भाई ये होना ही है तो फिर क्या उपयोग है? तो हम ये बोल सकते हैं व्यक्ति को कि देखिए, आपको ये बात समझ में आ गई है कि आप मंगल के पीरियड में प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर सकते, तो आप एक काम करिए कि आप ये पीरियड ऑब्जर्व करिए और बिना मतलब कि किसी बहस में मत पड़िए। इनफैक्ट मतलब का भी बहस हो तो आप एक बार के लिए उसको टाल दीजिए और अपने काम पे फोकस करिए कि आप जोर लगा के काम करेंगे। मतलब यही हुआ कि आपने एनर्जी डाइवर्ट करी, और जहां आपने एनर्जी डाइवर्ट करी वहां आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मिट जाते हैं या बहुत हद तक कमती हो जाती है। ठीक है, और इस पे कोई क्वेश्चन है दिव्यांश? जी जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि यदि मेष और वृश्चिक लगन की कुंडली हो तो क्योंकि मंगल लग्नेशी बन जाता है और वापस अपने घर को देखेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, तो क्या हम सिमिलर चीज सिंह या कर्क लगन के लिए कह सकते हैं? क्योंकि यदि लियो लगन हुआ D10 में तो मंगल उच्च का हो जाएगा छठे में, और अगेन वो भाग्य भाव और लगन को भी देखेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन क्या है कि वो वहां के लिए योग कारक है, तो वो आपको योग्यता देता है कि आप अच्छा काम करें।
लेकिन वो ये नहीं बताता है कि आप झगड़ा नहीं कर सकते। वहां पर आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस समय बैठ जाएंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि झगड़ा करना वो उच्च का मंगल है, उसको तो किसी से डर ही नहीं है। ये मत भूलिए कि वो द्वादश भाव को भी देख रहा है, वो इतना इरिटेट हो जाएगा व्यक्ति कि बोलेगा छोड़ो मेरे को तो काम ही नहीं करना है। जी तो वो लग्न को भी देख रहा है, वो द्वादश भाव को भी देख रहा है, इसके लिए वहां पर छोड़ने की पूरी पूरी तैयारी भी रहती है। तो यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के लिए तैयार कर ले या कोई प्रोजेक्ट में तन्मयता से वहां काम अपना अटेंशन डाल दे तो वो उसके पक्ष में ज्यादा बेहतर। जी, मतलब हम मंगल के जो ट्रेड्स हैं उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी, देखिए हम सब जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड या एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। तो हमारे चार्ट्स में क्यों? ठीक है। और जो थर्ड प्रिंसिपल मैं बताने जा रही हूँ वो चंद्रमा का है। आप देखिए कि ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं और ये हम D1 में भी आराम से लगा सकते हैं। और यही तो, इसके लिए डिविजनल चार्ट्स को हम यदि जटिल बनाना चाहें तो हम उसको जटिल भी आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीजों को कीप इट सिंपल, उसको सरल रखना जरूरी है। तो इसी के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम इसको सरलता पूर्वक लगाएं तो हमको आंसर डिविजनल चार्ट से भी मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा आपको क्या बताता है? चंद्रमा हम सब जानते हैं मन का कारक है, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है हमको, है ना। तो यदि वो मन का कारक है तो क्या बताता है? अटैचमेंट बताता है। यदि मेरा चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई मेरा तो घर में, बच्चों में, परिवार में मन लगता है, या मेरा मन लगता है मेरी माँ में, इन चीजों को मैं बोल सकती हूँ। यदि किसी का चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बोलेगा भैया परिवार, मन तो सब, परिवार माँ तो सब ठीक है, लेकिन मेरा मन काम में लगता है कि नहीं? तो उसी तरह वर्ग कुंडली में चंद्रमा जहां आपका जाके बैठ जाए वो बताता है कि आपका मन उस क्षेत्र में कहाँ और कैसे लगता है। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और किसी को नहीं दिया गया, चंद्रमा को ही दिया गया। इसका मतलब है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसके रूप में उतार चढ़ाव आता है। तो चंद्रमा जहां आपका बैठा है वहां अटैचमेंट भी दे रहा है और उतार चढ़ाव भी दे रहा है। ठीक है। तो इसके संदर्भ में भी मैं कुंडली के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो ये जो चार्ट है ये एक लेडी का चार्ट है और वहां हम देखते हैं कि चंद्रमा जो उनका है वो षष्टम भाव में बैठा, ठीक है, सॉरी सेवेंथ हाउस में, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये बताता है कि उनको अपने स्पाउस से बहुत लगाव है, अटैचमेंट है। और सप्तम भाव आपके पब्लिक में जो आपकी छवि है उसको बताता है। तो उनका हमेशा यही रहता है कि भाई हमें अपनी पब्लिक में जो छवि है उसको सही रखनी चाहिए, उस पर हमें कोई दाग नहीं आने देना चाहिए और वो पब्लिक लाइफ अच्छे से जीना चाहते। नवांश में यदि आप देखें तो वो चंद्रमा अष्टम भाव में आके बैठ गए। अष्टम भाव हमारे स्पाउस के वेल्थ का भाव रहता है। तो उनको जो है, उनको अपने स्पाउस की वेल्थ की बहुत चिंता रहती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि उसको चिंता भी हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव चिंता भी दिखाता है, राइट। तो वहां पर वो उस भाव के लिए चिंता भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठा, डिविजनल चार्ट्स में भी मैं नक्षत्र देखती हूँ, तो यहाँ वो हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि वो अपने स्पाउस को आगे से एडवाइस देती हैं या स्पाउस के फाइनेंस को देखती भी रहती हैं, उस पर कुछ बढ़ाव चढ़ाव क्या करना है, कब कोई शेयर्स लेना है या कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना है, ये सारी चीजें वो देखती रहती हैं। इससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो हमको दिखाई देता है कि अटैचमेंट भी है, वो तो ऑब्वियस है, और क्योंकि वो चेंजेस करती रहती है इन्वेस्टमेंट में तो वो उतार चढ़ाव भी आपको दिखाई दे देगा। और जो चिंता का विषय वो कन्वर्ट होके काम में आ जाता। ठीक है। अब हम इनका D10 भी देख लेते हैं कि चंद्रमा इनके D10 में कहाँ बैठा है। यदि आप चंद्रमा इनका D10 में देखें तो आप देखेंगे कि चंद्रमा लग्नेश, D10 का लग्नेश होकर सप्तम भाव में षष्टमेश गुरु के साथ बैठे। ठीक है। तो
अब जैसा मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव आपको D10 में क्या बता रहा है कि आपके बिजनेस को बता रहा है, लेकिन वो गुरु के साथ बैठे। गुरु कौन हुए? षष्ठेश, आपके जॉब की। तो यदि वो जहां भी जॉब करेंगी उस जॉब को भी अपना ही समझ के करेंगे, क्योंकि वो अपने बिजनेस के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर वो बता रहा है अटैचमेंट किसी भी काम के लिए। दूसरा, वो ये बता रहा है कि वो समय की पाबंद होके नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो घटाव चढ़ाव देता है या अपने मन के अनुसार काम करवाता है, तो वो अपने टाइमिंग के अनुसार काम करने में बिलीव करती हैं। वो बंद के 9 to 5 वाला जो जॉब है वो कभी नहीं करने की इच्छा रखती। अब हम इसको आगे और भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का काम कर सकती हैं। तो यदि हम इसके नक्षत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा 19 डिग्रीज 20 मिनट्स का, यानी कि श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज देता है, दूसरों की बात सुनने की क्षमता देता है और उसके बाद अपना खुद का निष्कर्ष निकाल कर काम करने की क्षमता देता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, और साथ ही वो ये समझ सकते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, उसके अनुकूल उनको काम करना है, ये भी उनको क्षमता मिलती है। ठीक है, तो चंद्रमा आप अपने चार्ट में लगा के देख लीजिए कि कौन से डिविजनल चार्ट में कहाँ है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वो काम करेंगे उनको ये रहेगा कि उसकी इमेज हमेशा क्लीन रहे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई उनको लगाव है, और ये भी आशा है कि, या ये भी उनका मन है कि भाई वो जहां भी रहे एकदम अच्छी परिस्थिति में। ठीक है, तो ये छोटी छोटे प्रिंसिपल हैं, यदि आप लगा लें तो आपको बहुत अच्छे से डिविजनल चार्ट्स क्लियर मिलते हैं। जुपिटर के लिए आप देख सकते हैं कि भैया गुरु जहां भी बैठते वहां आपको आइडियाज देते। यदि आपके D3 में या D1 D10 में गुरु आपके 3rd हाउस में बैठे, 3rd हाउस ऐसे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके पास बहुत आइडियाज होंगे, बहुत ज्यादा चीज आप सोचकर उनको फैला सकते हैं, उनको काम करने की आप क्षमता रख सकते हैं। या आप जब भी बात करेंगे तो एक अच्छी आइडिया को बताने के लिए ही आप बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते एक सवाल था। हाँ। चंद्रमा वाला बोला, मतलब उसमें हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा क्योंकि हमारा मन है, तो वो जिस भाव में जाके बैठेगा वहां से हमारा मन रहेगा। हाँ, और हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि जितना वो बली होगा, इधर पक्ष बली बोल लो या राशि बल या फिर शुभ ग्रहों से दिग्बल, हाँ हाँ हाँ, उतना हम उस भाव के प्रति आसक्त भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो आप बोल सकते हैं यदि वो शीन चंद्रमा है। और जब आपने ये बात बोली, तो यदि डिविजनल चार्ट में चंद्रमा और सूर्य की युति होती है, बहुत क्लोज युति होती है, ठीक है, वहां एक चीज आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं डिग्रीज की भी बात कर रही हूँ डिविजनल चार्ट में, और जेहोरा में तो आपको मिल ही जाएंगे वो डिग्रीज। तो यदि चंद्रमा सूर्य से आगे चला जाता है, ठीक है, तो बात अलग बन जाती है। लेकिन चंद्रमा यदि सूर्य के पीछे हो और बहुत क्लोज डिग्री में हो, तो आप ये देखेंगे कि कर्क राशि का जो प्रभाव है उस डिविजनल चार्ट के लिए वो खराब होता है, क्योंकि उसका जो अधिपति है वो कमजोर हो रहा है। तो हाँ, वो अधिपति कमजोर हो रहा है, वो उसमें बल नहीं है, तो वो अपने भाव का काम कैसे करें। जी, और कोई सवाल दिव्यांश? ठीक सर। मौका मिला हुआ है अभी, साथ साथ बैठे हैं, मुझसे तो कभी भी पूछ लोगे। ये अभी मैं पकड़ा हुआ है इनको अभी आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो एक काम करते हैं, अभी जो तुमने क्वेरी पूछी स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दो कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस मून की हम लगन कुंडली से पर फोकस करके ले, या हम डिविजनल चार्ट की स्ट्रेंथ को हम ले देखें कि पक्ष बल, जैसे वैसे दीदी ने बोल दिया है कि वो सूर्य से डिग्री में आगे हो वर्ग कुंडली वाला, बट स्टिल एक बार ये क्वेरी पूछ लो क्योंकि लोगों को शायद समझने में एकदम। मैम एक और सवाल मेरा, जो हम अगर हम जैसे देख रहे थे कि चंद्रमा बली है या नहीं, तो ये हम D1 से देखें या हम उस डिविजनल चार्ट में देखें, मतलब किस पे हम फोकस करें? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमको D1 में तो पोजीशन देखना ही है, विंशोपक बल देखना है, ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन यदि D1 में वो अच्छा है, ठीक है, अच्छे पोजीशन में है, लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ट में अच्छा नहीं, तो वहां आप देखेंगे कि वो बाकी सारी जगह आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। मैं D24 ही ले लेती हूँ, ठीक है।
तो D24 में वो अच्छी जगह नहीं है, लेकिन एज सच चंद्रमा आपका बली है, उसको भी शोपक बल में अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, सब कुछ मिला है, तो व्यक्ति का ना पढ़ाई में मन नहीं लगे, बाकी सारी चीज वो अच्छे से कर ले, और उसको चंद्रमा आपको याद भी दिलाता है, तो पीछे पड़ा हुआ जो भी चीज है वो भूल जाएगा, उसको कोई भी बोलेगी कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मन ही नहीं है वहां। ठीक है, तो वो चीज आप देखेंगे कि एवरी डिविजनल चार्ट के साथ चेंज होता है। इसी के लिए हमारे जीवन के जो सारे क्षेत्र हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिविजनल चार्ट में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे ही, हर व्यक्ति के जीवन, और वो शायद आपको D1 से नहीं मालूम पड़े, लेकिन डिविजनल चार्ट देखेंगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे अभी अनुराधा जी ने बोला ना कि कोई भी आदर्श जीवन तो किसी का भी नहीं होता भाई, कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब है ही मामला। और फिर वहाँ पे वर्ग कुंडलिया, और आज जो बड़ा अच्छा क्या लगा कि जैसे कारकत्व जो हम नैसर्गिक कारकत्व लेते हैं उसके आधार पर इन्होंने बताया कि भाई अगर मंगल किसी से छठे में है तो जो नॉर्मली चार्ट में देखकर बोला जाता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, या अपने को नुकसान, गुस्सा आने पे अपने को ही नुकसान कर लेता है, ये नहीं सोचता इसका बाद में परिणाम क्या होगा। और एक और चीज़ देखो ना दिव्यांश की, अगर हम एक्सटीरियर प्लैनेट की बात करें तो केवल मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दोनों राशियों को एक जगह बैठकर देख सकता है। मतलब अगर आप देखो कोई और ग्रह गुरु को पूरी कुंडली में कहीं बिठा लो, दोनों राशि पर एस्पेक्ट नहीं आएगी, लेकिन ना शनि की आएगी, केवल मंगल की आती है, और वो भी 8वीं वाली दृष्टि जिसकी अभी बात चल रही है। और मैं वैसे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया मतलब, लेकिन मैं वहाँ पर थोड़ा षडबल वाले पार्ट में चला गया था कि षडबल में 8वीं दृष्टि को 2/3 एस्पेक्ट माना गया है, विच इज मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो उसी चीज़ को अभी जैसे शेयर किया गया कि भाई वो एक, चाहे उस एस्पेक्ट की तरह बोल लीजिए, चाहे आप उसको दूसरी तरीके से देख लीजिए, पर वो परिणाम ज़रूर देगा जिस भाव से छठे में बैठा है, वहाँ पे उतार चढ़ाव, अपना खुद का नुकसान कलता के भाव से होने का। मतलब मैं अगर हम बात भी करते हैं कि मंगल जब परेशानी देता है तो मंगल क्योंकि मेष राशि का स्वामी है तो उसके कर्ता आप ही बनते हो, एग्जैक्टली कोई और नहीं बनेगा कि भैया सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, ये हो गए, आपने खुद जाके कुछ ना कुछ किया है गड़बड़, जिस वजह से वो प्रॉब्लम अब आप फेस कर रहे हो। तो बाकी प्लैनेट में एक बार को हो सकता है कि सैटर्न सिचुएशन ऐसी हो गई थी राहु की वजह से, राहु और केतु तो वैसे भी कहा जाता है कि वो तो आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल इश्यूज को क्रिएट करते हैं, और मंगल के केस में तो भाई साहब आप ही को पकड़ेंगे कि आपने किया था कुछ, तभी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक और चीज, यदि इसको हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और हायर लेवल बना ले, तो यदि आप आमशा में चले जाते हैं, ठीक है, तो आमशा में चले जाते हैं, मैं खाली D9 ले रही हूँ क्योंकि वहां पर 3 अंश रूलर है, मनुष्य, देवता और राक्षस। तो यदि मंगल राक्षस के अंश में बैठ जाए और आपके षष्ठम भाव में D9 में बैठ जाए, तो वहां पर फिजिकल अब्यूज भी दिखाता है। यदि वो आपके मनुष्य अंश में बैठ जाए तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति तर्क वितर्क करने में बहुत माहिर होता है, जिसके कारण जो हम झगड़े बोलते हैं ना, वर्बल फाइट्स, वो करके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर यदि वो देवांश में है तो वो व्यक्ति अंदर से बहुत खिन्न होगा और वो बोलेगा कि छोड़ ही दो, अब मुझे इसके साथ वो एक कंक्लूजन पे आ जाएगा और फिर उस पर वो अमल करने लगेगा। तो आप उसको हायर डिविजन्स में ले जा सकते हैं। पहले जब हम उसको थोड़ा सा लेवल पर से शुरू करते हैं तो हायर और करने में सुविधा हमें हो जाती है। अच्छा, मेरी एक क्वेरी है छोटी सी यहाँ पर, जैसे अभी आपने कहा कि देव, मनुष्य और वो राक्षस वाला जो कैटेगरी है वो हम लग्न की डिग्री उसके बेसिस पर जो आया, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड, D9 चार्ट की डिग्री पर। हाँ, नहीं D9 से ही बनकर आता है। तो मैं आपको ये बात D9 में दिखा देती हूँ, और मैं आपको ये कैसे जे होरा में देखते हैं, क्योंकि हम जनरली जे होरा यूज करते हैं। तो जे होरा जो है वो आपको अंशा रूलर भी देते हैं। मैंने ये कुंडली, अभी की कुंडली बनाई और मैंने देखा कि मंगल जो है वो दिग्बली है, तो हम मंगल पे ही बात करें और मंगल दिग्बली होकर आ गया, ये भी एक शकुन है। तो D9 में दिग्बली होकर आया। अब इसका हम आंश रूलर देख लें। यदि हम आंश रूलर देखें तो मंगल का जो आंश रूलर है वो देवांश का है, दिग्बली है, D9 में 10th हाउस में बैठे हुए। व्यक्ति अपने बात से हिलेगा नहीं, लेकिन व्यक्ति बहुत समझकर
बात करेगा, और व्यक्ति जब भी कुछ बोलेगा उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिप्राय होगा। ऐसे फालतू में व्यक्ति बात नहीं करेगा। यदि आप D9 में उसका चार्ट भी नक्षत्र चार्ट बनाते हैं और मंगल का देखते हैं तो वो पूर्व भाद्र में है। व्यक्ति जब अत्यंत खिन्न होगा तो ही वो एक पॉइंट पर पहुंच के बोलेगा बस इनफ, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरह से आप अंश रूलर भी देख सकते हैं, नक्षत्र भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक हमेशा जरूरी होता है। कि आज हमने क्या क्या सीखा, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि कोई भी डिविजनल चार्ट में शनि जहां बैठते हैं 10th हाउस में यदि बैठ जाते हैं तो वो आपको उस डिविजनल चार्ट के प्रति और रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। आपका दायित्व उस डिविजनल चार्ट के प्रति बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैंने जस्ट एक चीज और याद आई मुझे कि मैंने देखा है कि D1 में आपको बच्चे की प्रॉमिस नहीं है, लेकिन D7 में यदि शनि 10th हाउस में बैठे हुए तो वो व्यक्ति को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देते हैं जहां पर वो बच्चों के लिए काम करे, तो वहां पर आपका दायित्व बढ़ जाता है। फिर मैंने ये कहा कि स्वहंता योग मंगल के लिए बहुत काम करता है। यदि मंगल किसी भी डिविजनल चार्ट के 6th हाउस में बैठे तो वो व्यक्ति को उस डिविजनल चार्ट में कोई भी जो हानि होती है वो व्यक्ति खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्यक्ति इम्पल्सिव होके कुछ भी काम कर सकता है जिसके कारण वो अपना ही खराब कर लेता है। या चंद्रमा जहां भी बैठता है आपके डिविजनल चार्ट में उस भाव के प्रति एक आसक्ति दिखाता है, वो व्यक्ति उस डिविजनल चार्ट में उस भाव से ही काम करने की इच्छा रखता है, और वो एक जगह बैठ के टिक के काम नहीं करता है, वो अप एंड डाउन वो चंद्रमा उस भाव को की तरह दर्शाता है। जी, तो एक इसे मैं समझा कि हम इसमें जो नेचुरल ट्रेड्स हैं, जो कारक तत्व बोलते हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है तो दशम भाव कर्म का भाव है, और वैसे ही मंगल 6ठा भाव आपका उग्रता लड़ाई का भाव है और मंगल उसका कारक भी है, और वैसे चंद्रमा मन सो जाता है जिसे सर बोलते हैं, तो चंद्रमा का कारक है और हम वो भाव से मन कर रहे हैं। मतलब मोस्टली ये प्रिंसिपल्स हमारे जो नेचुरल ट्रेड्स हैं उनसे काफी रिलेट करते हैं, जो कि सही भी है। एग्जैक्टली तो मेरा जो स्टार्टिंग सेंटेंस था वो यही था ना कि सब कोई अपने अपने नेचर से ही काम करेंगे। यदि हम उस बात को ध्यान रखें और फिर हम देखें उनके पोजीशंस, उनका काम और या उनकी प्लेसमेंट डिविजनल चार्ट में, तो बहुत हद तक हम सही निर्णय पर, निष्कर्ष पर आने की क्षमता रखते हैं। तो थैंक यू सो मच अनुराधा दी, आप आए और आपने वर्ग कुंडलियों में प्लानिटरी पोजीशन के बारे में इतना कुछ बताया। एंड आई होप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं अपनी अपनी कुंडलियाँ अभी खोल ही रहे होंगे, जब तक ये वीडियो खत्म होगा उससे पहले चालू हो जाते हैं कि यार मेरी कुंडली में कहाँ बैठा है। तो आप बताना ये नियम आपने अपने ऊपर कैसा लागू होता देखा कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम इस तरह के और वीडियो भी आप लोगों के लिए लाते रहें। और दिव्यांश, थैंक यू सो मच। अब भाई दिव्यांश के बारे में दिव्यांश ने तारीफ़ तो कर दी अनु जी की, और मेरे बारे में भी बताया, लेकिन दिव्यांश के बारे में मैं अगर बताऊं तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं सब्जेक्ट की, और मेरी बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, इन्होंने बहुत आगे अच्छा करना है। तो आज आप आए और आप भगवान आपकी जर्नी को भी आगे अच्छा रखे, यही कामना है। तो थैंक यू सो मच अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू सून, जब हम आपके 2 लाख सब्सक्राइबर को मिलेंगे। हाँ नहीं, आपके साथ भी जुड़ना होगा ना, उससे पहले आप तो बुलाओगे ना हमें। एकदम ये तो थैंक यू सो मच नितिन फॉर टेकिंग द ऑनर्स कि हम आपने खुद बोला दिस इज अ प्लेजर, डेफिनेटली बुलाएंगे। चलिए, हैव अ गुड टाइम, जय श्री राम। खुद बोला दिस इज अ प्लेजर, डेफिनेटली बुलाएंगे। चलिए, हैव अ गुड टाइम, जय श्री राम। कुंडली में कैसे देखें आपको मिलेगा आपका मनपसंद जीवन साथी, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।